आइए हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के मुख्यतः दो डायमेंशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला डायमेंशंस क्या है कि ये आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो मुख्य बैंक होता है किसी भी देश का, जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग होता है, आरबीआई मीन्स सेंट्रल बैंक, मेन बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक एक नाम है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, तो आरबीआई कंट्रोलर है सभी बैंक का। तो आरबीआई जो हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी है वो हमारे देश में क्या कंट्रोल करता है? क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्रिएशन, पैसा को कैसे क्रिएशन करते हैं, क्रिएशन करने का सिस्टम हमने क्या समझा था कि सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लोन देने का अमाउंट बढ़ जाता है, मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है। जितना पैसा हम देते हैं फिर उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में चला जाता है, और रिजर्व में आरडीआर कहते हैं, उसको रिजर्व डिपॉजिट रेशियो कहते हैं, ये चला जाता है। और इसके हिसाब से हमने देखा था 1 प्लस CDR बराबर CDR प्लस RDR, ये आपका हो जाता है मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन करने का एक सिस्टम हो जाता है जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मनी क्रिएशन एंड सप्लाई, पैसा कितना सप्लाई मार्केट में होगा। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई पैसा है तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा सप्लाई है तो अगर हम सप्लाई को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले पैसा को, इसका तरीका क्या होगा कि भाई हम मार्केट से पैसा को सोखने के लिए हमें वहाँ पर हम खरीद लें, उसको पैसे को ले लें, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हम मार्केट में डाल देते हैं तो स्वाभाविक है कि पैसा का एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, पैसा को सोख लिया जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो आपका डाउन हो जाएगा। तो जब एब्जॉर्ब होगा तो ये पैसा डाउन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो क्या आपको लिखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मॉनेटरी अथॉरिटी जो है आरबीआई है वो देश में कंट्रोल करता है क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्रिएशन करना और सप्लाई करना इकोनॉमी में। यहाँ एक और कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस कंसेप्ट के लिए मैं आपको जो बताता हूँ कि इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है बैंकिंग के साथ। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है यूपीएससी में या भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट से। इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए दो चीज़ समझना होगा। एक को कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, लिख लीजिए, पेन कॉपी साथ में रहना चाहिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और दूसरा है रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रियल इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है? मान लिया कि बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है 5%, तो स्वाभाविक है कि एक साल में 100 रुपया बढ़ के हो जाएगा 105 रुपया। आपने सोचा कि चलो भाई प्राइस बहुत बढ़ रहा है, बैंक में पैसा डाल देते हैं ताकि कल होके कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मान लें 100 रुपया हम डाल देते हैं, अगले साल रेट बढ़ेगा तो चीनी जो है वो हम मान लिया कि 21 रुपये चीनी हो गया, 20 रुपये चीनी है, 20 रुपये किलो, 21 रुपये हो गया, तो चलो हमारा 105 रुपये में हम 5 किलो चीनी फिर भी खरीदते रहेंगे, हमने बैंक में पैसे डाले हैं क्योंकि हमें महीना में 5 किलो चीनी खानी है। लेकिन मान लिया कि चीनी का दाम 22 रुपया हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि अब चीनी का 5 किलो चीनी का दाम कितना हो गया, 110 हो गया, और आपने कितना डाला, 100 रुपये यहाँ डाला है। तो आप क्या सोचेंगे कि भाई हमने तो 105 ही रुपया का हुआ, जबकि यहाँ तो 110 रुपया, अर्थात हमारा इंटरेस्ट रेट जो है बैंक कम दे रहा है, कम से कम इन्फ्लेशन के बराबर तो देना चाहिए। और हम क्या चाहते हैं कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए, हम हमेशा ये चाहते हैं। तो इसीलिए इन्फ्लेशन का जो रेट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, या फिर अगर नहीं कंट्रोल करेगा तो भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइए। आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो दिक्कतें क्या बढ़ जाएंगी कि मार्केट में से पैसे हमेशा खींच लिए जाएंगे। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि देश की इकोनॉमी के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन भी होना ज़रूरी है।
तो बैंकिंग का इंटरेस्ट रेट जो है नॉमिनल हो गया 5%, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट यहाँ पर काफ़ी कम है। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट के लिए कि इन्फ्लेशन से बैंकिंग का बहुत बड़ा रिलेशन है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत करते हैं। क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि अब हम लोग ने एक रिपो रेट को बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया है, रीपर्चेज रेट, कि पैसा कभी भी हम इस रेट पे परचेज कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ये फरवरी 2015 में आया। लिख लीजिएगा, ये आपके कंटेंट में लिखा हुआ है। 2015 में जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया उसका मेन चीज़ क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस को स्टेबल करो भाई। अगर प्राइस स्टेबल नहीं होगा तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 122 रुपये अगर चीनी का रेट हो गया तो बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो आरबीआई ऑपरेट करता है उसने बोला कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो 4 ± 2%, मतलब 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को हम लोग मानते कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। इसको हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि जो CPI कंबाइंड जो है, CPI कंबाइंड वर्चुअली क्या होता था, CPI रूरल और CPI अर्बन दोनों को मिला के होता था, रूरल और अर्बन। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूरल और अर्बन, इसको कहते हैं CPI कंबाइंड। और इसको कौन देखता था, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको देखता था। इसमें एक बास्केट होता था और हमने क्या देखा था, फूड और बेवरेज जो है वो आपको हाईएस्ट वेट करता है, करीब करीब 45% वेटेज किसका है पूरा CPI में, फूड एंड बेवरेज का। इसलिए बहुत ज़रूरी क्या है कि फूड और बेवरेज के रेट को कम किया जाए। CPI जो है इंक्लूड करता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ जाता है CPI में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में RBI को क्या करना है भाई, RBI को इस CPI वाला जो इन्फ्लेशन जो है उसको आपको कम करने की ज़रूरत होता है। इस तरह का जो इन्फ्लेशन कम करते हैं जिसको हम कहते हैं 4 ± 2, इसको कहते हैं आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। तो अब आपको हमें लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। RBI क्या करता है, इस टारगेट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दिया है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कब पिछले बार एग्जाम में एक क्वेश्चन ही आ गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्वाभाविक है, इसके चेयरमैन कौन है, RBI के गवर्नर है। 6 लोग होते हैं, इसमें 3 होते हैं RBI साइड से, 3 होते हैं गवर्नमेंट साइड से, मतलब 6 हो गए। इसमें एक मेजॉरिटी में डिसीजन माना जाता है। मेजॉरिटी में जो डिसीजन मानते हैं भाई 6 है तो 3-3 हो गया, तो गवर्नर साहब को एक कास्टिंग वोट की आदत का पावर है, कास्टिंग वोट। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब 3-3 हो जाएगा तो गवर्नर है कि एक्स्ट्रा वोट दे देता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या देख रहा है, मेनली देख रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिपो रेट के माध्यम से। मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी रिपो रेट को ही देखता है, CRR और SLR को नहीं देखता है। CRR और SLR हमारा पुराना मेथडोलॉजी था। अभी हम ज़्यादातर किस पे दिमाग लगाते हैं, रिपो रेट पर। रिपो रेट मीन्स रीपर्चेज रेट, रीपर्चेज। ये रीपर्चेज रेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसको कि हम समझने की हमें ज़रूरत है। चलिए अब हम रिपो रेट के बारे में समझते हैं। रिपो का हमने क्या बोला था, इसका पूरा नाम है रीपर्चेज, फिर से परचेज करना, यही ना मतलब हुआ रीपर्चेज। क्या मतलब है रीपर्चेज करने का, अब समझिए कि ये आपका RBI है और ये हमारा छोटा सा बैंक है जिसका मान लिया हम स्टेट बैंक है। अब मुझे पैसे चाहिए, कैश चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ देंगे। क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने दिया और हमें ये बैंक हमको पैसा देगा अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन हमें एक रेट पे देगा, इंटरेस्ट देगा हमसे। ये इंटरेस्ट आज के दिन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई 5.4% है, तो 5.4% पे हमको मिल गया। अब भाई हम तो 5.4% हम ले रहे हैं बैंक से, RBI से,
हमें मार्केट में अब पैसा देना है। मार्केट में हम क्या करेंगे भाई, कुछ तो हमारा 2% तो हमारा खर्च भी होता है बैंक को चलाने में। बैंक खोलना है, कहीं कहीं हमें किराया देना है, बिजली वाला देना है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, डेस्क टेबल खरीदना है, सब काम तो है ही। तो इसको कहते हैं हम स्प्रेड। ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर से हम जो है सो क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट तो लेंगे ही। तब जाके हमने मान लिया मार्केट में पैसा दिया 9% या 8% रख लीजिए, 8% पे, तो ये तो ठीक है भाई। लेकिन 5.4% मान लिया कि हमारा कोई ले नहीं गया, तो मेरा मतलब का पड़ा रहेगा और हम जो आरबीआई को बिना मतलब का पेमेंट दिए जा रहे हैं। तो आरबीआई रीपरचेज करेगा, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ओवरनाइट एक रात के लिए अगर हम पैसा लिए हैं, हम ये वाले बैंक है, मान लीजिए कि हमारा बैंक का नाम ए है, स्टेट बैंक ही रख लीजिए, स्टेट बैंक है, तो हम जो लिए हैं तो आरबीआई तुरंत हमसे लेगा, पैसा वापस लेगा। और क्या लेगा, जब लेगा तो हमको माइनस, फिर भी हमारा कुछ पेनाल्टी तो लग ही जाएगा। तो ये हमको जो लिखेगा माने -0.25% लग गया। तो ये जो है हमारा रिवर्स रिपो रेट कहते हैं, मतलब हम रीपरचेज करना है। ये आपका गारंटी है आरबीआई को कि इसको रीपरचेज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको रिपो रेट कहते हैं। तो रिपो रेट क्या है, वह रेट है जिस रेट पे आरबीआई छोटे बैंक्स को पैसा देती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये हो गया रिपो रेट। रिपो रेट से बहुत डिसाइड हो जाता है, इसको कहते हैं पॉलिसी रेट। हमने क्या डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में कि भैया इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। स्वाभाविक बात है कि हम रिपो रेट अगर बढ़ा दिए, रिपो रेट बढ़ गया मतलब कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है बैंक में, तो लोग बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करेंगे। मतलब कि ये आपका एब्जॉर्ब हो गया। जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पैसा एब्जॉर्ब हुआ, पैसा कम हुआ तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। तभी आरबीआई क्या कर रहा है, रेपो रेट को बढ़ाया है ताकि इन्फ्लेशन को डाउन करे। और इन्फ्लेशन में हमने क्या बताया था कि भाई फूड एंड बेवरेज का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, 45-46% हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ हमने बताया था 45-46% हो जाता है। तो फूड के प्राइस को कम करना है तो क्या करना होगा, हमको रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि रेपो रेट जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी माने मनी सप्लाई, कितना पैसा मार्केट में होगा, इसको ये कंट्रोल करता है। मार्केट में कितना पैसा रहेगा इसको कंट्रोल करता है। हम रेपो रेट के द्वारा पैसों को या तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बढ़ा दे, तो जब घट जाएगा रेपो रेट तो पैसा मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। मतलब लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। तो ये जो रिपो रेट है या रिवर्स रिपो रेट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत आता है। अब हम एक बात कह रहे हैं, हमने क्या कॉन्टेक्स्ट यूज किया था कि इकोनॉमी का मेन टर्म हो जाता है मॉडरेशन, कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थिरता के साथ हम क्या चाहते हैं, ग्रोथ मतलब वृद्धि चाहते हैं। और वृद्धि इन सबों के लिए पॉलिसी करते हैं मॉडरेशन मतलब होता है फाइन ट्यूनिंग, एक चैनल चेंज नहीं करना, फाइन ट्यूनिंग करना है। तो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, तो जैसे रिपो रेट है 5.4%, ठीक है। अब चाहता है कि कोई बैंक जो है सो एक रात के लिए कुछ ज़्यादा पैसा लेना चाहता है, तो स्वाभाविक बात है को क्या करता है कि आरबीआई इस कॉन्टेक्स्ट में ऑक्शन करता है कि ठीक है भाई 5.4% तो है हमारा, तुमको लेना थोड़ा बहुत बढ़ा के ले सकते हो। तो इसको कहते हैं ऑक्शन जो ओवरनाइट। ये रिपो रेट हमेशा क्या होता है, ओवरनाइट के लिए लिया जाता है। ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए। और ये ओवरनाइट में जो है कितना तक होता है, टोटल जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, मतलब कि बैंक में जितना भी आपका डिमांड है, डिपॉजिट है, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब हुआ सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है फिक्स्ड और रेकरिंग। ये पूरा का 0.25% तक आप एक रात के लिए आप ले सकते हैं रेपो रेट के अंतर्गत। तो ये इस तरीके से बैंक का आपका पूरा ऑपरेशन चलता रहता है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 0.25% आपको ले सकते हैं।
और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, अब आपका ये तो आपका हो गया रेपो रेट कितना ले सकते हैं। हम बात क्या कर रहे थे, ऑक्शन क्या, क्यों, क्योंकि मॉडरेशन करना है। ऑक्शन में क्या 5.4% है, अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है, थोड़ा सा ज़्यादा हमको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए बैंक को, इस बैंक को ज़्यादा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए भैया, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में लोग मांग रहे हैं पैसा। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, हम थोड़ा ज़्यादा भी देंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो। तो हम ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन करने में मिनिमम प्राइस तो 5.4% तो रहेगा ही, है ना। इसको कहते हैं रिपो ऑक्शन। क्या कहते हैं, रिपो ऑक्शन। रिपो ऑक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि आपको डिसाइड करता है कि ये फाइन ट्यूनिंग करता है, ये डिसाइड करता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर कितना हम लोग लिक्विडिटी चाहते हैं मार्केट में रहना। इसमें एक होता है लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस, है ना। लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस जो है, ये आपको ऑक्शन जो होता है, रिपो ऑपरेशन जो होता है, LTRO कहते हैं ऑपरेशन, LTRO। ये आपका लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन जो होता है, ये आपको 0.25% जो हमारा लिया गया है आपका NDTL पर, उससे ऊपर देने के लिए होता है। और RBI ये मनी जो है फिक्स्ड लॉन्ग टर्म के लिए देता है। और दूसरा एक होता है आपका टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन। ये स्पेसिफिक लोग सेक्टर के लिए होता है। जैसे मान लिया अभी आज के दिन में न्यूज में आया है कि बिजली सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है। बिजली सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि जो डिस्कॉम कंपनी है, जो कि स्टेट में बिजली को सप्लाई करने का देखती है, वो हमेशा घाटा में चल रहा है। तो हो सकता है कि उसको हम रिपो रेट पे ही हम उसको पैसा दे दें या ऑक्शन अमाउंट से कम पर दे दें। तो ये इस तरह का स्पेसिफिक सेक्टर्स को बैंक देता है, इस तरह का, जिसको कहते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो रिपो रेट है या रिवर्स रिपो रेट है, जो हम बात करें रिवर्स रिपो रेट मतलब कि हमेशा जो है रिपो रेट से माइनस होगा। रिवर्स रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये दोनों आपका किस पर डिपेंड करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पर, चूँकि इसमें ऑक्शन का भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है। और अभी रिवर्स रिपो रेट के लिए जो है आपको एक कैप बना दिया जाता है कि मैक्सिमम कितना भाई, तो मैक्सिमम -0.65% तक ले सकता है। यही RBI का मेन प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अब एक नया टर्म यूज आ जाता है जिसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आप लिख लीजिए इसको, ये क्या है ये समझना होगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मतलब एक तरह का ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया है, डिस्पाइट पहले के जो भी -0.65% जो हम बात करते थे छोड़ दीजिए, अब कर दिया है कि नहीं भाई, ओवरनाइट के लिए कोई भी बैंक डिपॉजिट करता है, रिपो रेट -0.25%, है ना। ये आपका स्टैंडिंग कर दिया -2.5%। तो अभी चूंकि कोई कोलेटरल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है RBI का, तो इससे क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि हम बात क्या करें हमेशा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड मॉडरेशन पॉलिसी। तो ये एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी टूल है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पर है, ये हमेशा अवेलेबल रहता है, दिन हो रात हो, इकोनॉमी तो चलते रहना है। तो किसी भी टाइम में चाहे तो बैंक इसको जमा कर सकता है। तब तक हम लोग क्या समझे भाई, रिपो रेट समझे, रिवर्स रिपो रेट समझे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी समझे और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी समझे, जो कि हमारा अप्रैल 2022 से शुरू हो गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये जो आपका जो रिपो के कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।